आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव। तो हमने आपको बताया था स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब दो अपोजिट मूविंग वेव सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ का सेम मीडियम में सुपरपोजिशन करते हैं, तो उनके सुपरपोजिशन के बाद हमको स्टैंडिंग वेव पैटर्न मिलता था, जिसमें कुछ पार्टिकल ऐसे होते थे जो परमानेंट रेस्ट पार्टिकल होते थे, उन्हें हम लोग बोलते थे नोड्स। और जो पार्टिकल ऑसिलेटिंग पार्टिकल होते थे जो 2a से -2a की रेंज में ऑसिलेट करते थे, उनको हम लोग क्या बोलते थे? एंटी नोड्स, राइट। अब सवाल आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव के डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म होता है और प्रेशर वेव फॉर्म होता है। तो दो वेव फॉर्म होते हैं, तो दो तरीके के स्टैंडिंग वेव फॉर्म भी होंगे, तो दो तरीके के नोड और एंटी नोड्स भी होंगे, राइट। तो समझिए जरा। और डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म और प्रेशर वेव फॉर्म लॉन्गिट्यूडनल वेव का कितना फेज डिफरेंस पे होता था? π/2, π/2 फेज डिफरेंस। एक साइन का फंक्शन, एक कोसाइन का फंक्शन, राइट। तो ध्यान दीजिए, मान लो हम तुमसे कहें स्टैंडिंग वेव ऑफ या लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव, अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव, लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव, तो बताइए साउंड वेव का हम लोग दो वेव फॉर्म पढ़े हैं। मान लो डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म लिखें y इक्वल टू a cos के एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरा वेव है y2 इक्वल टू a cos के एक्स प्लस ओमेगा टी, राइट। याद करिए जरा, डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म से क्या एक्सेस प्रेशर वेव फॉर्म बनाना जानते थे? क्या रिलेशन था आयुष? डेल्टा पी इक्वल टू माइनस बल्क मॉडुलस डेल वाई बाई डेल एक्स, बताया था। यहां से हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म से एक्सेस प्रेशर वेव फॉर्म बनाते थे। तो जब इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल्टा P1 पहली वेव की इक्वेशन, तो बताओ कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो वी ए के साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी ऐसे लिखते थे। और दूसरी वेव का प्रेशर वेव फॉर्म आएगा वी ए के साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, राइट। अच्छा, ये वेव, ये वाली वेव ये है, ये वाली वेव ये है, सेम इक्वेशन है। ये वाली वेव ही इसका दूसरा नाम ये है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म है, ये उसका एक्सिस प्रेशर वेव फॉर्म है, राइट। अब बताओ, अगर हमें सुपरपोजिशन करना है तो हम इनका y रिजल्टेंट y1 प्लस y2, यहां से जो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आएगी वो कौन सा स्टैंडिंग वेव आएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव का कौन सा वेव फॉर्म? डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म। और अगर हम यहां पे डेल्टा पी रिजल्टेंट निकालें, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2, ये वही लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव का एक्सिस प्रेशर वेव फॉर्म निकल करके आएगा। तो बताओ y रिजल्टेंट y1 प्लस y2, तो ये देखो बेटा, यहां से दोनों को ऐड करो, तो अब मैं डायरेक्ट लिखूं, तो ये बताओ cos a माइनस बी cos a प्लस बी, तो cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, cos इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, तो साइन इंटू साइन बी कैंसिल, तो ये आया 2a cos के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। पिछले लेक्चर में सब बातचीत हो चुकी है। बताओ ये पार्ट को क्या होता था? एम्पलीट्यूड पार्ट। और याद करो, स्टैंडिंग वेव में हर एक पार्टिकल सेम टाइम पर अपने अपने पीक पर होता था, लेकिन हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता था। और ये बताओ कॉस ओमेगा टी, क्या ये हार्मोनिक टर्म है जो ये बताता था कि मीडियम के पार्टिकल क्या कर रहे हैं? एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, यहां अगर देखें डेल्टा पी रिजल्टेंट, ये स्टैंडिंग वेव का प्रेशर वेव फॉर्म, बताओ जरा। साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, तो क्या कॉस इंटू साइन बी कट जाएगा, तो यहां क्या बचेगा? 2 टाइम्स वी ए के साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। क्या ये आ रहा है? ये जो पार्ट है ये बताओ एम्पलीट्यूड है, किसका एम्पलीट्यूड? प्रेशर एम्पलीट्यूड। और ये हार्मोनिक, ये हार्मोनिक। तो हम इनके नोड और एंटी नोड की लोकेशन भी खोज सकते हैं। तो जरा बताना हमको यहां पर अच्छे से, यहां से निकलेंगे डिस्प्लेसमेंट नोड और एंटी नोड,
वहां से निकलेंगे प्रेशर नोड और एंटी नोड। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट नोड की लोकेशन, डिस्प्लेसमेंट नोड, बताओ डिस्प्लेसमेंट नोड कैसे पार्टिकल होते हैं? रेस्ट पार्टिकल जो ऑसिलेट नहीं करते। बताओ इसमें x को 0 रखो, x बराबर 0 पे क्या आ रहा है? 2a। तो ये बताओ क्या बनेगा? एंटी नोड। यहां देखो एंटी नोड लिख रहा हूं मैं, यहां लिखने जा रहा हूं मैं डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, x बराबर 0 इज डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, राइट? तो बताओ x इक्वल टू 0, एक एंटी नोड के बाद अगला एंटी नोड लैम्डा बाई 2, फिर अगला लैम्डा, अगला 3 लैम्डा, अगला, क्या ये चलता रहेगा? राइट, ऐसे चलेगा। ये बताइए हमारे एंटी नोड की पोजीशन। अब नोड की देखो, एक नोड से नियरेस्ट एंटी नोड कितना दूर होता है? लैम्डा बाई 4। तो x बराबर 0 से ही शुरू होगा मीडियम। तो x बराबर 0 से अगर मीडियम शुरू होगा, वो एंटी नोड है, तो पहला नोड कहां पे? x बराबर लैम्डा बाई 4, अगला 3 लैम्डा बाई 4, अगला 5 लैम्डा बाई 4, अगला 7 लैम्डा बाई 4। इस तरीके की पोजीशन होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट नोड की, और ये डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, राइट? अब देखिए जरा, अगर हम यहां पे बात करें, अच्छा तो ये डिस्प्लेसमेंट नोड पार्टिकल, क्या ये रेस्ट पार्टिकल है? इनका y हमेशा क्या होता है? 0। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड होते हैं, इनका y कहां से कहां तक? -2a से +2a के बीच में ऑसिलेट करते हैं ये लोग। और इनका y किस डायरेक्शन में होगा? अलोंग वेव प्रोपगेशन, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव के एंटी नोड हैं, तो ये पार्टिकल जिधर वेव जा रहा होगा उधर ही ऑसिलेट कर रहे होंगे 2a से -2a के बीच में, राइट? अब इधर ध्यान दो, इधर ये प्रेशर एम्पलीट्यूड, तो जहां डिस्प्लेसमेंट के नोड होंगे, यहां चेक करो, अगर x को 0 रखें तो x बराबर 0 पे ये डेल्टा P मैक्सिमम कितना आ रहा है? 0। तो ये प्रेशर का नोड, तो x बराबर 0 प्रेशर का नोड, यानी जहां डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड था वो प्रेशर का नोड बन गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट के एंटी नोड होते हैं वो प्रेशर के नोड होते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट नोड होते हैं वो प्रेशर एंटी नोड। तो देखो भाई, x बराबर 0 रखा तो ये डेल्टा P 0 आ रहा है। अगला बताओ लैम्डा बाई 2, अगला लैम्डा, अगला 3 लैम्डा बाई 2, अगला 2 लैम्डा। यहां पे भी गलत लिख दिया क्या मैंने? सही तो लिखा है, यहां पे 2 लैम्डा, 2 लैम्डा। ये क्या आ गए हैं? ये बताओ प्रेशर के क्या नोड, और प्रेशर नोड का डेल्टा पी कितना? 0। मतलब एक्चुअल प्रेशर कितना? PATM। तो कोई तुमसे कहे बताओ प्रेशर नोड का एक्चुअल प्रेशर, 0 ना कह देना। प्रेशर नोड पर डेल्टा P 0 है, एक्चुअल प्रेशर PATM है। और बताओ प्रेशर नोड पार्टिकल रेस्ट पार्टिकल या ऑसिलेटिंग पार्टिकल? ऑसिलेटिंग, क्योंकि ऑसिलेशन प्रेशर से नहीं समझ में आएगा, ऑसिलेशन डिस्प्लेसमेंट से समझ में आएगा। तो जो प्रेशर नोड हैं वो वास्तव में डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड हैं, तो दीज पार्टिकल आर ऑसिलेटिंग पार्टिकल। तो ये ऑसिलेटिंग पार्टिकल होते हैं। तो नोड सुन के ना बोल देना, क्योंकि ये प्रेशर के नोड हैं, डिस्प्लेसमेंट के नोड नहीं है। अच्छा, और जो बताओ ये प्रेशर नोड हो गए, x बराबर लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4, 7 लैम्डा बाई 4। ये कौन सी पोजीशन है? ये हमारे प्रेशर के एंटी नोड हो गए। ये प्रेशर एंटी नोड। और बताओ जहां प्रेशर एंटी नोड होगा वहां का प्रेशर, यस, PATM -2BAK से कहां तक? PATM +2BAK तक जाएगा। क्लियर है? तो ये देखो यहां का प्रेशर PATM -2BAK से बड़ा से ज्यादा, और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? PATM +2BAK। कोई तुमसे कहा क्या प्रेशर एंटी नोड का प्रेशर कभी PATM भी होता है?
प्रेशर एंटीनोड का प्रेशर क्या कभी पीएटीएम होगा? यस, क्योंकि प्रेशर एंटीनोड का प्रेशर पीएटीएम -2BAK से +2BAK तक फ्लक्चुएट करता है, तो बीच में पीएटीएम भी तो होता होगा। क्या प्रेशर एंटीनोड का प्रेशर पीएटीएम प्लस BAK भी कभी ना कभी होता होगा? यस। हाँ, मिनिमम इतना होगा, मैक्सिमम इतना, और लगातार इसी रेंज में फ्लक्चुएट करेगा। लेकिन बताओ प्रेशर एंटीनोड, ऑसिलेटिंग पार्टिकल, रेस्ट पार्टिकल, दीज आर रेस्ट पार्टिकल, ये रेस्ट पार्टिकल है, ये ध्यान देना। प्रेशर एंटीनोड आर रेस्ट पार्टिकल बिकॉज दे आर डिस्प्लेसमेंट नोड। प्रेशर एंटीनोड ही डिस्प्लेसमेंट नोड है। तो ये बात हमको समझ में आ चुकी है, यहां लिख भी दे रहा हूं मैं। प्रेशर नोड ही डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड है। क्यों? प्रेशर नोड ही डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। तो प्रेशर नोड का प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर इनका कितना? पीएटीएम। और डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड ये कहां से कहां तक ऑसिलेट करेंगे? -2A से +2A। ठीक है। और जो बताओ प्रेशर एंटी नोड होंगे, प्रेशर एंटी नोड, वही पोजीशन बताओ डिस्प्लेसमेंट नोड की होगी, वही पोजीशन डिस्प्लेसमेंट नोड की होगी। और प्रेशर एंटी नोड का प्रेशर कहां से कहां तक? पीएटीएम -2BAK, -2BAK से पीएटीएम +2BAK तक। और जो डिस्प्लेसमेंट नोड होते हैं उनका भाई 0, ये कैसे पार्टिकल है? रेस्ट पार्टिकल। नोट करें। ठीक है, हटा दें। एंड डालें स्टैंडिंग वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप्स। स्टैंडिंग वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप का क्या मतलब है? बोथ एंड ओपन। ध्यान दीजिए, स्टैंडिंग वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप। स्टैंडिंग वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है। अब हम साउंड का, लॉन्गिट्यूडनल वेव का स्टैंडिंग वेव देखने जा रहे हैं ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन पाइप का मतलब बोथ एंड ओपन, राइट। अगर मैं बोलूं क्लोज्ड पाइप तो वन एंड क्लोज्ड ओनली। ओपन पाइप मतलब बोथ एंड ओपन, राइट। एक तो ओपन रखना ही पड़ेगा, साउंड भेजना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए हमारा एक पाइप है जो दोनों एंड पे ओपन है, और ये पाइप के अंदर यहाँ एयर कॉलम है। इसकी लेंथ कितनी है? L। ये पाइप की लेंथ L है। ये एयर कॉलम है अंदर,
ठीक है, हमने क्या करा, हमने एक ट्यूनिंग फॉर्क से यहां से देखिए ऐसे, ये ट्यूनिंग फॉर्क को हमने यहां वाइब्रेट करा, यहां से साउंड वेव जनरेट किया, वो साउंड इस पाइप की लेंथ के अलोंग एयर में प्रोग्रेस किया, ये प्रोग्रेसिव वेव है। यहां से क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। और तुमने पढ़ा था साउंड का प्रेशर वेव का रिफ्लेक्शन जब ओपन पाइप से होता है तो सेम फेज कि आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज। तो इधर से आ रहा है प्रोग्रेसिव वेव, इधर से रिफ्लेक्टेड वेव, इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव का यहां हुआ सुपरपोजिशन, हमें मिला स्टैंडिंग वेव पैटर्न। उस स्टैंडिंग वेव में अगर हम बाउंड्री कंडीशन लगाएं तो ये पॉइंट जो पाइप के एंड पर है, ये पॉइंट, ये बताओ बनेगा प्रेशर का नोड, क्योंकि यहां का प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, पीएडीएम। तो ये बोला मैं तो बनूंगा प्रेशर नोड, पीएडीएम यहां का प्रेशर। बताओ ये वाला एंड भी क्या बनेगा, प्रेशर नोड, यहां का प्रेशर भी कितना। तो बताओ प्रेशर नोड से प्रेशर नोड की मिनिमम दूरी लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 में कितना लूप, एक लूप। तो ये बताओ पहला जो हार्मोनिक होगा हम उसमें नोड से नोड के बीच की मिनिमम दूरी लैम्डा बाई 2 से कम तो नहीं कर सकते, तो ये एल कितने लैम्डा में ब्रेक हुआ, लैम्डा बाई 2 मिनिमम। तो ये बताओ पहला हार्मोनिक या फंडामेंटल ओवरटोन के लिए ऐसा कुछ बनेगा। यहां क्या होगा, प्रेशर एंटी नोड, प्रेशर एंटी नोड। अच्छा समझो, याद करो रस्सी के केस में ये रस्सी का शेप हुआ करता था, यहां रस्सी थोड़ी है, ये तो साउंड का वेव है, लेकिन सिंबल हमने वही लिया जो स्ट्रिंग के केस में था, राइट। यानी साउंड के स्टैंडिंग वेव को दिखाने में भी हम लूप ही बनाने लगे, लेकिन वास्तव में यहां लूप का कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ है। रस्सी में तो लूप बनता था, वहां तो रस्सी का शेप ऐसा होता था, राइट। तो बताओ जरा ये कौन सा फॉर्म लिखा है, प्रेशर वेव फॉर्म। ध्यान दीजिए जरा, ये प्रेशर वेव फॉर्म, ये कौन सा हार्मोनिक है, फर्स्ट हार्मोनिक। ओवरटोन कौन सा, इससे और छोटी फ्रीक्वेंसी पॉसिबल नहीं है। अब देखो स्टैंडिंग वेव साउंड में दो तरीके का है, प्रेशर वेव या डिस्प्लेसमेंट वेव। तो हम इसी का दूसरा फॉर्म भी दिखाने वाले हैं। सेम फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल ओवरटोन का अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म दिखाएं तो बताओ ये पॉइंट प्रेशर का क्या है, नोड, तो यही डिस्प्लेसमेंट का क्या है, ध्यान दीजिए डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, बहुत बढ़िया। और बताओ ये प्रेशर का क्या है, तो ये बताओ डिस्प्लेसमेंट का नोड, यस। ये प्रेशर का एंटी नोड, ये डिस्प्लेसमेंट का प्रेशर का नोड, ये डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। तो बताओ यहां पर अगर हम लूप बनाए, ये डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म लिख रहा हूं मैं, ये डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म, स्टैंडिंग वेव का हमने एक प्रेशर वेव फॉर्म दिखाया और एक डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म दिखाया। तो बताओ ये डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, ये डिस्प्लेसमेंट नोड, तो देखिए जरा कुछ ऐसा आएगा। क्या ये वेव फॉर्म और ये वेव फॉर्म दोनों ही पहला हार्मोनिक फंडामेंटल ओवरटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस ये उस स्टैंडिंग वेव का प्रेशर फॉर्म है, ये उसी का डिस्प्लेसमेंट फॉर्म है। तो बताना जरा आप हमको, ये पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट का क्या है, एंटी नोड, यही पार्टिकल ये वाला है। बताओ ये पार्टिकल रेस्ट है कि ऑसिलेटिंग है, ऑसिलेटिंग। ये बताओ किधर ऑसिलेट कर रहा होगा, पाइप के अंदर और बाहर। क्यों, क्योंकि साउंड इसमें ऐसे गया है पाइप की लेंथ के अलोंग, तो ये पाइप की लेंथ के अलोंग ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, ऐसे, राइट। ऐसे मत कर देना, ये नहीं हो, ये ट्रांसवर्स में होता, क्योंकि वेव ऐसे जा रहा है, तो इसका ऑसिलेशन वेव के प्रोपगेशन के अलोंग ये पाइप के अंदर और बाहर कहां तक जा रहा होगा, बोलो 2A तक। अरे ये डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड है, राइट। ये वाला पार्टिकल बताओ, ऑसिलेटिंग रेस्ट, प्रेशर एंटी नोड, तो डिस्प्लेसमेंट नोड, ये रेस्ट पार्टिकल है, ये रेस्ट पर होगा। आई थिंक क्लियर। ये वाला पार्टिकल भी ऐसे अंदर बाहर ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, कितनी रेंज में, 2A की रेंज में। तो बताओ मैं फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल ओवरटोन के लिए लिखूं तो बताओ जरा, तुमने लैम्डा बाई 2 को L के बराबर किया, लैम्डा बराबर 2L, फ्रीक्वेंसी बराबर V बाई लैम्डा,
तो V/2L, तो बताओ जरा फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, V/2L बोलो या 1/2L रूट के अंदर, बोलो बोलो बोलिए, बल्क मॉडुलस अपॉन रो, B/रो, याद है? या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो 1/2L रूट के अंदर गामा RT/M, याद है? तो ये बताओ हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई, किस हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, एंड फंडामेंटल ओवरटोन, फर्स्ट हार्मोनिक एंड फंडामेंटल ओवरटोन है ये। राइट, तो यहां बताओ जो कोफिशिएंट होता है वो किसका नंबर होता है, हार्मोनिक का। और यहाँ नीचे देखो 2L आ रहा है, तो क्या इसमें हार्मोनिक एकदम वैसे ही आ रहा है जैसे रस्सी फिक्स्ड एट बोथ एंड। भाई नोड्स, यहाँ नोड ही बनना है, यहाँ नोड ही बनना है, तो ये L हमेशा λ/2 का इंटीग्रल मल्टीपल में टूटेगा। अगली बार, पहली बार 1 λ/2, अगली बार ये नोड ही बनेगा। तो एक बार अगर एक लूप है नोड से नोड की λ/2, तो अगली दूरी, अच्छा नोड से नोड की लैम्डा, यस 2 λ/2, अगली बार 3 λ/2, यानी पहले मिला फर्स्ट हार्मोनिक, अगली बार, फिर अगली बार, तो क्या यहाँ इवन और ऑड हर हार्मोनिक मिलेगा, यस। मैं बनाने जा रहा हूं हटाने से, अब समझिए जरा, मान लो हम तुमसे कहें नेक्स्ट हार्मोनिक के लिए, नेक्स्ट हार्मोनिक, अभी मुझे नहीं पता वो नेक्स्ट हार्मोनिक कौन सा है, ठीक, वैसे पता तो है ही है, फिर भी ये मान लो वही पाइप, एयर कॉलम का लेंथ कितना है L, जो हार्मोनिक बनना है वो एयर कॉलम में ही तो बनना है, एयर में ही तो साउंड का सुपरपोजिशन हो रहा है। तो ये बताओ प्रेशर का नोड, ये प्रेशर का नोड से नोड के बीच की मिनिमम दूरी λ/2 वाला केस हो गया, अगली दूरी 2 λ/2, कितने लूप, 2 लूप, 2 लूप बनेंगे। तो बताओ अगर 2 लूप बनाना है तो यहां पर भी तो एक प्रेशर का नोड आएगा, यानी नंबर ऑफ नोड्स ऑफ 3 होंगे, तो ये ऐसे आएगा, राइट। ये कौन सा फॉर्म है, प्रेशर फॉर्म। अगर हम इसी का डिस्प्लेसमेंट फॉर्म बनाएं तो जहां प्रेशर का नोड वहां डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, जहां प्रेशर का एंटी नोड वहां डिस्प्लेसमेंट का नोड, जहां प्रेशर नोड वहां डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, और जहां बताओ प्रेशर एंटी नोड वहां डिस्प्लेसमेंट का नोड, जहां प्रेशर नोड वहां डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड है ये डिस्प्लेसमेंट नोड है, तो ऐसा पिक्चर, ऐसा ऐसा आएगा, देख लीजिए, कितने लूप बन रहे हैं,
2 लूप। तो यही पाइप की लेंथ कितने लैम्डा में? 1 लैम्डा। तो यही एल लेंथ 2 लैम्डा बाई 2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि नोड से नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 होती थी। अब ये फिर लैम्डा बाई 2, एल हो गया 2 लैम्डा बाई 2। तो यहां से बताओ लैम्डा की वैल्यू 2 एल बाई 2, फ्रीक्वेंसी हो गई v बाई लैम्डा। तो ये देखो 2v बाई 2l या 2 बाई 2l रूट के अंदर v बाई रो। बताओ ये कौन सा हार्मोनिक? सेकंड हार्मोनिक। कौन सा ओवरटोन? फर्स्ट ओवरटोन। सेकंड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन, राइट? तो अगर हम बोले इन जनरल, अगर लिखें इन जनरल, बताइए nth हार्मोनिक के साथ, nth हार्मोनिक के साथ कौन सा ओवरटोन? n माइनस 1th ओवरटोन। बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी n बाई 2l इंटू v, सही है? तो n बाई 2l रूट के अंदर v बाई रो, बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, या रूट गामा आर टी बाई एम। आगे बढ़ा जाए। अब ऐसे डाला क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है? ध्यान दीजिए। अब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब हुआ वन एंड क्लोज्ड, ये अंडरस्टूड है? ये एक पाइप है, वन एंड क्लोज्ड है। यहां से हमने ट्यूनिंग फॉर्क्स को वाइब्रेट करा, यहां से साउंड, प्रोग्रेसिव साउंड वेव जा रहा है, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ। और बताओ क्लोज्ड एंड से जब रिफ्लेक्शन होता है तो प्रेशर वेव का रिफ्लेक्शन सेम फेज, उनका सुपरपोजिशन हुआ, यहां मिला स्टैंडिंग वेव पैटर्न। बाउंड्री कंडीशन, ये कह रहा मैं तो बनूंगा प्रेशर का नोड, ये कह रहा मैं बनूंगा डिस्प्लेसमेंट का नोड। यस, क्यों? ये डिस्प्लेसमेंट का नोड क्यों? ये वाला फिक्स्ड है, ये बाहर ऑसिलेट नहीं कर सकता, ये फिक्स्ड है। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट नोड तो ये प्रेशर का एंटी नोड। और ये बताओ अंदर बाहर घूम सकता है, तो ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। तो बढ़िया समझ लीजिए, बाउंड्री कंडीशन क्या कहता है? इसे प्रेशर का नोड ही बनना है। और ये कह रहा है हम डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड अंदर बाहर 2a तक घूमेंगे, ये कह रहा हम रेस्ट पे रहेंगे, तो ये प्रेशर एंटी नोड होगा। तो बताओ नोड से एंटी नोड की मिनिमम दूरी लैम्डा बाई 4। तो क्या आधा लूप बना? ऐसे। यहां देखो कैसा होगा, ये एंटी नोड है, ये नोड ऐसे। क्या ये दोनों ही पहला हार्मोनिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बस ये उसका कौन सा फॉर्म? प्रेशर वेव फॉर्म, वो डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म, दोनों एक ही हैं, राइट? तो हम बताओ क्या लिखेंगे? वही एयर कॉलम की लेंथ एल किसके बराबर? लैम्डा बाई 4 के, राइट?
तो ये बताओ हम कौन सा हार्मोनिक की बात करने जा रहे हैं? फर्स्ट हार्मोनिक। तो मैं यहां लिखने चला एल बराबर लैम्डा बाई 4। लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर? 4L। और लैम्डा अगर 4L तो बताओ फ्रीक्वेंसी बराबर V बाई लैम्डा, यानी V बाई 4L। तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बाई 4L इंटू बी का है, इसी को लिखेंगे 1 बाई 4L रूट के अंदर V बाई रो। आपने कहा सर ये फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक एंड फंडामेंटल ओवरटोन के लिए कही जाएगी। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट हार्मोनिक। अब मैं फोटो नहीं बना रहा हूं। अगर बताओ लैम्डा बाई, इनकी बताओ नोड से एंटी नोड की पहली मिनिमम दूरी लैम्डा बाई 4, अगली 3 लैम्डा बाई 4, तो अगला कौन सा हार्मोनिक? थर्ड हार्मोनिक। बहुत बढ़िया। तो अगला बेटा सीधा थर्ड हार्मोनिक आएगा, इसमें सेकंड हार्मोनिक नहीं मिलेगा। थर्ड हार्मोनिक के साथ ओवरटोन कौन सा होगा? फर्स्ट ओवरटोन। थर्ड हार्मोनिक के साथ फर्स्ट ओवरटोन, और इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी 3 बाई 4L इंटू बी। तो ये बताओ 3 बाई 4L रूट के अंदर V बाई रो। अगला बताओ क्या आएगा? फिफ्थ हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन, और ये फ्रीक्वेंसी होगी 5B बाई 4L, राइट। या इसी को हम चाहें तो 5 बाई 4L रूट के अंदर V बाई L की जगह, V बाई रो की जगह गामा RT बाई M भी लिख सकते थे। अच्छा, इन जनरल लिखते हैं सीधा। इन जनरल बताओ 2n प्लस 1th हार्मोनिक के साथ 2n प्लस 1th हार्मोनिक के साथ nth ओवरटोन हो जाएगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी 2n प्लस 1 V बाई 4L। यहां जो नंबर होता है कोफिशिएंट वो 2n प्लस 1 होता है, यानी हार्मोनिक का नंबर होता है। तो द क्लोज पाइप में केवल कौन से हार्मोनिक मिलते हैं? ऑड हार्मोनिक। जबकि ओपन में ऑड एंड इवन बोथ हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। अब इस पे करेंगे कुछ सवाल, पहले एक दो हटा दें से। सवाल लिखें। थर्ड ओवरटोन ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, थर्ड ओवरटोन ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप is in resonance अगर रेजोनेंस में कहा गया तो मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर। कहना थर्ड ओवरटोन ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इन रेजोनेंस विद फोर्थ हार्मोनिक of an open organ pipe, fourth harmonic of an open organ pipe
फाइंड फाइंड रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द पाइप्स, फाइंड रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द पाइप। आपको पाइप की लेंथ का रेशियो पूछा गया है। फाइंड रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पाइप। ठीक है, बताओ क्या पढ़ो, सवाल पढ़ो, क्या लिखा है। थर्ड ओवरटोन किसका? क्लोज्ड का। तो थर्ड ओवरटोन क्लोज्ड का मतलब हार्मोनिक कौन सा? सेवेंथ। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ सेवेंथ हार्मोनिक क्लोज्ड का बराबर पाया गया। उधर बताओ फोर्थ हार्मोनिक सीधा बोला है किसका? ओपन पाइप का। तो मैं तुम्हें यह सिखाना चाह रहा हूं, कभी भी ओवरटोन लिखा हो सबसे पहले हार्मोनिक का नंबर खोजिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के जो हमने फार्मूले बनाए उनमें ऊपर जो कोफिशिएंट है वो किसका है? हार्मोनिक का। तो लिखना आसान पड़ेगा। तो कभी भी ओवरटोन की लैंग्वेज दी जाए आप उसे हार्मोनिक में कन्वर्ट करें। तो बताओ क्लोज्ड है तो नीचे फैक्टर 2L की 4L? 4L। तो ये बताओ 7V बाई 4L ऑफ क्लोज्ड, लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप। इधर देखो 4V अपॉन 2 लेंथ ऑफ ओपन पाइप, नीचे 2L आएगा। अच्छा ये जो V है ये दोनों में बराबर क्यों है? ये V क्या चीज है? स्पीड ऑफ साउंड वेव इन पाइप, माने पाइप में कौन सा मीडियम? एयर, इन एयर। तो ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो दोनों में बराबर ही होगी। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये तो बराबर है दोनों में। तो ये नंबर कट गया भाई, क्यों? तो लेंथ ऑफ क्लोज्ड अपॉन लेंथ ऑफ ओपन पाइप कितना आ रहा है बेटा? ये 7/8 आ रहा है। ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत? अगला सवाल लिखें। अगला क्वेश्चन लिखें, द वाटर लेवल। अगला क्वेश्चन लिखिए, द वाटर लेवल इन ए वर्टिकल ग्लास ट्यूब, द वाटर लेवल इन ए वर्टिकल ग्लास ट्यूब, द वाटर लेवल इन ए वर्टिकल ग्लास ट्यूब 1 meter long, in a vertical glass tube 1 meter long can be adjusted to any position in the tube, can be adjusted to any position in the tube, can be adjusted to any position in the tube, right? फुल स्टॉप वाले लिखें, a tuning fork vibrating at 660 hertz, 660 hertz is held just over the open top end of the tube, open top end of the tube is held just over the open top end of the tube. फुल स्टॉप वाले लिखें, at what position of water level will there be resonance? At what position of water level will there be resonance? Right? Or speed of sound in air 330 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो आपको लेना है वो कितना लेना है? 330 मीटर पर सेकेंड, राइट? क्वेश्चन पहले समझ लो बेटा क्या है। हमारे पास एक ट्यूब है, ठीक है, वर्टिकल ग्लास ट्यूब है। इसमें हम वाटर लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी हाइट तक। मान लो ऐसे ये वाटर है, तो ये वाटर लेवल हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ एक ट्यूब रहता है ऐसे, इससे हम लोग वाटर लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ क्या है? एयर, इतने में एयर है, ये वाटर है, ठीक? समझिए जरा। हम मान रहे हैं कि पहली बार में ये एयर की लेंथ x है, तो यार ये लेंथ कितनी हुई? 1 - x, क्योंकि 1 मीटर पूरा कहा है।
तो ये लेंथ ऑफ वाटर कॉलम है और ये लेंथ ऑफ एयर कॉलम है। ठीक, जो स्टैंडिंग वेव बनेगा वो कितनी लेंथ बनेगा? जो स्टैंडिंग वेव बनेगा वो कितनी लेंथ बनेगा? एक्स में। हमने यहां से ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कराया जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 660 हर्ट्ज। यहां से साउंड गया, बताओ ये वाला एंड जहां वाटर है वो साउंड के लिए कैसा एंड? फिक्स्ड एंड माने क्लोज्ड एंड। तो यहां से रिफ्लेक्शन हुआ साउंड का सेम फेज में, उनका हुआ सुपरपोजिशन, हमें मिला स्टैंडिंग वेव पैटर्न। और उस स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी इस ट्यूनिंग फॉर्क के साथ रेजोनेंस में है। तो उस स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी क्या ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी? तो कह रहे हैं ऐसा कितनी बार होगा, ऐसा कितनी बार होगा, यानी वाटर कॉलम की लेंथ को कितनी बार हम एडजस्ट कर सकते हैं। वो कौन कौन सी वाटर कॉलम की लेंथ है यही तो पूछा है। जब हमारे ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और एयर कॉलम के अंदर जो स्टैंडिंग वेव बन रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, राइट। तो चलिए हमारी मदद करिए थोड़ा। सबसे पहला हार्मोनिक सोचते हैं। सबसे पहला हार्मोनिक ये क्या बनेगा? प्रेशर का, चलो डिस्प्लेसमेंट का बताओ। ये डिस्प्लेसमेंट का क्या बनेगा? एंटी नोड। ये डिस्प्लेसमेंट का नोड। बहुत बढ़िया, ये डिस्प्लेसमेंट नोड क्लोज्ड एंड की तरह है। तो डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड से डिस्प्लेसमेंट नोड के बीच की मिनिमम दूरी λ/4। अच्छा, पहली बार λ/4, अगली बार तो क्या सीधा ऐसे बोलते हैं कि ये x होगा, ये n λ/4 में ब्रेक होगा। जहां पर n की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे रखेंगे। केवल ऑड वैल्यूज रख सकते हैं, कोई दिक्कत भाई। जो x है वो n λ/4 में ब्रेक होगा। अब बताओ यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 4x/n। तो बताओ यहां पे जो स्टैंडिंग वेव उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? v/λ। तो v/4x और ये n v/4x, यही तो रिजल्ट आया था। n v/4l ही तो लिखते थे। अब देखो जरा, ये फ्रीक्वेंसी मैच करनी है किसके साथ? ट्यूनिंग फॉर्क के साथ। यही फ्रीक्वेंसी किसके बराबर? 660। ध्यान दीजिए जरा, तो n v की वैल्यू 330, साउंड की स्पीड 4x बराबर 660। क्यों? तो ये कितना कटा? 2 बार। तो n बराबर क्या आ गया? 8x। या x बराबर बताओ क्या आ गया? चलो n/8। x की वैल्यू n/8। अब ध्यान देना, अब हम n रखना शुरू करेंगे, देखते हैं ऐसा कितनी बार होगा। तो जब n को हमने 1 लिया तो x की वैल्यू कितनी? 1/8 मीटर। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए लेंथ ऑफ वाटर कॉलम। तो लेंथ ऑफ वाटर कॉलम कितनी? 1 - x का मतलब 1 - 1/8 कितना? 7/8 मीटर। तो पहली बार में वाटर कॉलम की लेंथ 7/8। उस समय इस एयर कॉलम में कौन सा हार्मोनिक होगा? फर्स्ट हार्मोनिक। और वो फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही होगी। जब हमने वाटर कॉलम की लेंथ कितनी रखी होगी? 7/8। अगली बार बताओ n को क्या रख सकते हैं? 3। तो कौन सा हार्मोनिक? थर्ड हार्मोनिक। सीधा अगला, सेकंड नहीं मिलेगा। थर्ड हार्मोनिक, n को 3 रखा, x कितना? 3/8 मीटर। तो बताओ l लेंथ ऑफ वाटर कॉलम 5/8 मीटर। क्या अगली बार फिफ्थ हार्मोनिक में भी रेजोनेंस होगा? यस। एयर कॉलम का जो फिफ्थ हार्मोनिक होगा वो भी ट्यूनिंग फॉर्क के साथ रेजोनेंस कर रहा होगा। x की वैल्यू कितनी? 5/8 मीटर। लेंथ ऑफ वाटर कॉलम 3/8 मीटर। क्या सेवेंथ हार्मोनिक में भी ऐसा होगा? यस। सेवेंथ हार्मोनिक में n को हमने 7 रखा, तो एयर कॉलम की लेंथ 7/8 मीटर, वाटर कॉलम की लेंथ 1/8 मीटर। क्या n बराबर 9 में ऐसा होगा? नहीं, अब बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 9/8 1 मीटर से ज्यादा, और पूरी ट्यूब की लेंथ ही 1 मीटर है। ट्यूब की लेंथ ही 1 मीटर है और तुम कह रहे हो अगर n को 9 रखा, सुनो,
तो x आ गया 9/8, यानी एयर कॉलम ग्रेटर देन 1 मीटर चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब ट्यूब ही 1 मीटर का है और तुम एयर कॉलम 1 से ज्यादा चाहते हो तो वाटर लेवल तो 0 से भी कम चला जाएगा, संभव नहीं है। तो ऐसा कितनी बार देखा जाएगा? कितनी बार? 4 बार। तो कई बार वो ऑब्जेक्टिव में से पूछ लेते हैं कि बताओ इसके अंदर कितने हार्मोनिक होंगे जिनमें ये ट्यूनिंग फॉर रेजोनेंस करेगा? आंसर 4 हार्मोनिक। और हमने इस सवाल में क्या पूछा है? वाटर कॉलम की लेंथ कौन कौन सी होगी? तो आंसर 7/8, 5/8, 3/8 एंड 1/8, ये आंसर है, नोट करिए। अब एडिट डाले इंड करेक्शन, इंड करेक्शन, इंड करेक्शन। इंड करेक्शन में क्या लिखें? ड्यू टू फाइनाइट मोमेंटम ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, due to finite momentum of air molecule in organ pipes, due to finite momentum of air molecule in organ pipes, कॉमा करके लिखिए, reflection takes place not exactly at open end, reflection takes place not exactly at open end, but at some distance, but at some distance from open end, राइट? मतलब समझो, अभी तक हम लोगों ने ये माना था कि जैसे ओपन पाइप था, दो तरीके का पाइप पढ़े थे, ओपन पाइप है, तो हम ये मान के चले थे कि जब यहां से साउंड जाता था तो यहां रिफ्लेक्शन होता था। तो सच्चाई है कि रिफ्लेक्शन इस ओपन एंड पे नहीं होता था, वो उसके थोड़ा आगे होता था। तो जो प्रेशर का नोड बनना है, बताओ वो प्रेशर नोड इस पाइप के, बताओ एंड पे बनना चाहिए कि थोड़ा बाहर बनना चाहिए? थोड़ा बाहर। पाइप की लेंथ, एयर कॉलम की लेंथ L है, लेकिन जो प्रेशर नोड बनता है वो थोड़ा सा आउटसाइड, ये प्रेशर नोड, और जितना बाहर बनता है उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं E, एंड करेक्शन। तो क्या ये ओपन एंड है तो यहां प्रेशर नोड बाहर, ये भी तो ओपन है, यहां प्रेशर नोड एकदम एंड पे कि थोड़ा बाहर? थोड़ा बाहर। तो ओपन पाइप में बोथ एंड करेक्शन होगा, क्योंकि दोनों एंड ओपन है, तो प्रेशर नोड थोड़ा आउटसाइड बनता है। तो बताओ जरा, क्या इधर भी ई का करेक्शन होगा? तो याद करो प्रेशर नोड से प्रेशर नोड के बीच की मिनिमम दूरी, तो बताओ जो λ/2 डिस्टेंस अभी तक हम लोग L लिख के आए थे, सच्चाई क्या थी? वो λ/2 किसके बराबर था? L + 2E, राइट? तो बताओ लैम्डा बराबर किसके था? 2 टाइम्स L + 2E, तो फ्रीक्वेंसी हो गई V/λ। तो ये देखो V/2 टाइम्स L + 2E, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 1/2 टाइम्स L + 2E रूट के अंदर V/ρ। तो बताओ ये फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है। तो बताओ L रिप्लेस किससे हो गया? L + 2E। तो जब ओपन पाइप होगा, इन केस ऑफ ओपन पाइप बोथ एंड करेक्शन होगा। क्यों भाई? और बोथ एंड करेक्शन होगा तो L को रिप्लेस कर दो किससे? L + 2E से। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी, nth हार्मोनिक के साथ कौन सा ओवरटोन? n - 1th ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। बताओ कितनी आएगी? NV/2L + 2E, राइट? बोथ एंड करेक्शन होगा। यहां अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है
इन केस ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तुम बताओ, खुद ही बताओ, क्लोज में एक एंड तो क्लोज्ड ही है, तो करेक्शन केवल एक एंड पर होगा। ठीक है, तो समझिए जरा, ये हमारा ओपन एंड है, तो यहां बनेगा, बताओ, प्रेशर का नोड जो बनता था वो थोड़ा सा आउटसाइड, यहां प्रेशर नोड, और यही डिस्टेंस को हम लोग ई बोलते हैं, और ये बनता था प्रेशर एंटी नोड। क्यों? प्रेशर नोड से एंटी नोड के मिनिमम दूरी λ/4, तो यहां केवल ऑड हार्मोनिक मिलते थे, तो ये बताओ λ/4 इज इक्वल टू L प्लस ई, लैम्डा बराबर 4 टाइम्स L प्लस ई, तो पहले हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी V बाई लैम्डा, तो V बाई 4 L प्लस ई। तो इन जनरल अगर हम कहें, इन जनरल अगर हम इन जनरल बोले तो 2n प्लस 1th हार्मोनिक के साथ, 2n प्लस 1th हार्मोनिक के साथ एंड nth ओवरटोन कह सकते हो। क्यों? एंड nth ओवरटोन के साथ जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 2n प्लस 1 V बाई 4 L प्लस ई आएगी, केवल वन एंड करेक्शन होगा, यानी इसमें हम क्लोज पाइप में L को रिप्लेस करेंगे L प्लस ई से। हो गया? अब देखिए, अच्छा, इन केस ऑफ सिलिंड्रिकल ट्यूब, इन केस ऑफ सिलिंड्रिकल ट्यूब, वैसे 99% क्वेश्चन में एंड करेक्शन हमको निकालना होता है, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, वो सिलिंड्रिकल ट्यूब की रेडियस दे देते हैं, तो उसमें एंड करेक्शन की वैल्यू E बराबर 0.6R या 0.3D इस्तेमाल किया जाता है। D क्या है? डायमीटर, तो ये D है वो डायमीटर ऑफ पाइप, सिलिंड्रिकल जो पाइप है उसका डायमीटर, ये मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू है। R रेडियस ऑफ पाइप है, लेकिन 99% क्वेश्चन में डायरेक्ट लगाना नहीं है, हमें E निकालना पड़ेगा। आगे बढ़े, हेड डालो, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, समझिए जरा, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है। तो जाओ इसमें एक लाइन लिखें, बाय दिस एक्सपेरिमेंट, by this experiment, by this experiment we can calculate
we can calculate sound speed in air. We can calculate sound speed in air and end correction. हम लोग साउंड स्पीड इन एयर निकालते हैं इससे और एंड करेक्शन भी निकाल सकते हैं इसकी मदद से, राइट। तो समझिए जरा क्या है कहने का मतलब। हमारे पास एक ट्यूब होता है जिसमें वाटर लेवल हम एडजस्ट करते हैं, ठीक। ये मान लो वाटर लेवल है। एयर कॉलम की लेंथ पहली बार ये L1 लेंथ देखी गई जिसमें हमें इस ट्यूनिंग फॉर्क के साथ, जिसकी फ्रीक्वेंसी f मान लो फिक्स्ड है, इस ट्यूनिंग फॉर्क के साथ यहां पर जो पहला हार्मोनिक मिला वो इसके साथ क्या कर रहा है, रेजोनेंस। तो पहले हार्मोनिक में यहां प्रेशर का क्या बनेगा, नोट। तो वो थोड़ा सा आउटसाइड ऐसे बनता है, तो ये लेंथ L1 प्लस ई हो जाएगा, ये प्रेशर नोट। और वो फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क के साथ रेजोनेंस कर रहा है। तो आप हमें बताओ L1 प्लस ई किसके बराबर होगा, लैम्डा बाई 4 के। L1 प्लस ई किसके बराबर होगा, लैम्डा बाई 4 के। कोई दिक्कत। अब देखना, अगर हम आपसे कहें ये एफ, ये ट्यूनिंग फॉर्क इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर रहा था, रेजोनेंस। अगर हम आपसे कहें यहीं पर कि अगली बार हमने वाटर लेवल एडजस्ट करा, ठीक, अगली बार नेक्स्ट हार्मोनिक बताओ, नेक्स्ट हार्मोनिक कौन सा होगा, थर्ड हार्मोनिक। अब थर्ड हार्मोनिक इसी ट्यूनिंग फॉर्क के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो बताओ थर्ड हार्मोनिक में यही लेंथ एयर कॉलम की लेंथ L2 हो गई अब, और ये एंड करेक्शन तो लगेगा, तो ये बाहर ई। तो बताओ यही L2 प्लस ई अब किसके बराबर, 3 लैम्डा बाई 4 के बराबर। सेकंड इक्वेशन। कोई दिक्कत। दोनों इक्वेशन को जरा सब्ट्रैक्ट कर दो। ये कोई फॉर्मूला, यहां जो फॉर्मूला आएगा रटना नहीं, आपको तरीका सीखना है। अगर हम इसमें से उसे सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, L2 माइनस, यानी एयर कॉलम की लेंथ का डिफरेंस किसके बराबर है, लैम्डा बाई 2। तो यहां से क्या निकाल लो, लैम्डा कितना आ गया, 2 टाइम्स L2 माइनस L1। अगर लैम्डा आया तो बताओ भाई साउंड की स्पीड क्या हो गई। यहां जो स्टैंडिंग वेव बना उसकी फ्रीक्वेंसी तो ट्यूनिंग फॉर्क के बराबर है, तो वो फ्रीक्वेंसी तो हमें पता ही है, तो f इंटू लैम्डा। तो f हो गया 2 टाइम्स L2 माइनस L1 इंटू लैम्डा। ये साउंड की स्पीड आ जाएगी, सॉरी 2 टाइम्स f ना। ये बताओ, हमें सवाल में L2 L1 पता होगा, f भी पता होगा, राइट। तो यहां से आ जाएगा साउंड स्पीड। एंड करेक्शन कैसे निकलेगा, तो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दो। तो इधर देखो 3 बाई 1, 3 लैम्डा बाई 4 अपॉन लैम्डा बाई 4, ये L2 प्लस ई अपॉन L1 प्लस ई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3L1 प्लस 3E बराबर L2 प्लस ई, तो 2E बराबर L2 माइनस 3L1, ई बराबर L2 माइनस 3L1 बाई 2। ये इंड करेक्शन आ जाएगा। तो ये रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट कराया जाता है किस बात के लिए, साउंड की स्पीड कैलकुलेशन के लिए और इंड करेक्शन निकालने के लिए। नोट करिए, फिर इस पर एक सवाल करते हैं।
हो गया। आगे बढ़े। हेडिंग वो क्वेश्चन लिखिए, इन ए रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट, इन ए रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट, in a resonance column experiment, a tuning fork of frequency, in a resonance column experiment, a tuning fork of frequency 400 hertz, 400 hertz is used, 400 hertz is used, कॉमा करके लिखें, the first resonance is observed, the first resonance is observed, the first resonance is observed when the air column has a length of, the first resonance is observed when the air column has a length of 20 centimeter. Air column has a length of 20 centimeter. And second resonance is observed, and second resonance is observed, and second resonance is observed when air column length is, when air column length is 62 centimeter, 62 centimeter. Find speed of sound in air, speed of sound in air. Second part लिखें, how much distance, second part लिखें, how much distance above the open end, how much distance above the open end does the pressure node form, how much distance above the open end does the pressure node form. कह रहे ओपन एंड से कितना ऊपर प्रेशर नोड फॉर्म होगा, तो ये क्या निकालना है, ई निकालना है, इंड करेक्शन। तो उन्होंने दूसरे तरीके से बोला कि इंड करेक्शन निकालिए। तो बताओ जरा, पहली बार कैसा पाइप है, एक इंड कैसा मानेंगे हम, क्लोज मानेंगे। तो पहली बार हमको जो बताइए रेजोनेंस मिला, उसमें एयर कॉलम की लेंथ कितनी है, तो ये 20 सेंटीमीटर हो गई, और यहां पे प्रेशर नोड बन रहा होगा। तो ये बताइए कुछ ऐसा पिक्चर होगा, और ये हमारा इंड करेक्शन ई, बताइए। और यहां जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 400 हर्ट्ज। तो बताओ जरा, सबसे पहले तो ये 20 प्लस ई किसके बराबर है, 20 प्लस ई लैम्डा बाई 4 के बराबर। फर्स्ट इक्वेशन बहुत आसानी से, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, समझो समझो बस, तरीका समझो। अब बताओ अगली बार क्या करा, फिर अगला हार्मोनिक कौन सा आएगा, बताओ, फर्स्ट की थर्ड, थर्ड आएगा, सेकंड तो आएगा नहीं, फर्स्ट के बाद सीधा थर्ड। अब की बार एयर कॉलम की लेंथ कितनी है, 62। तो यार ये 62 हो गई, ये 62 है, और बाहर इंड करेक्शन होगा ही होगा, तो यहां पे प्रेशर का नोड बनेगा, ये हमारा ई होगा। तो बताओ कौन सा हार्मोनिक है अब, थर्ड हार्मोनिक, ऐसा पिक्चर होगा। अगर थर्ड हार्मोनिक होगा तो जवाब दीजिए यही 62 प्लस ई मिलके कितना, 3 लैम्डा बाई 4। सेकेंड इक्वेशन, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, एकदम बेसिक से सवाल सॉल्व होगा। दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, तो 62 में से 20 गया, कितना आया, 42 सेंटीमीटर ही है, बराबर लैम्डा बाई 2, लैम्डा बराबर 84 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट कर दें, 0.84 मीटर, ठीक। अब स्पीड ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी कितनी है 400 इंटू
0.84, तो यार ये 4 इंटू 84 आ गया, 336 मीटर पर सेकेंड साउंड की स्पीड आ गई। कुछ रटने नहीं है। क्या निकालना अब? एंड करेक्शन, दोनों को डिवाइड कर दो, तो दिस अपॉन दिस 3/1 62 प्लस ई अपॉन 20 प्लस ई, क्रॉस मल्टीप्लाई 60 प्लस 3e बराबर 62 प्लस ई, क्यों? तो 2e बराबर 2 ना, e बराबर 1 सेंटीमीटर। ये आ गया एंड करेक्शन। एकदम सिंपल है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बस तुम्हें ये दिमाग में रखना है कि भाई जहां वाटर होगा वो क्लोज एंड है, और क्लोज एंड के केस में केवल ऑड हार्मोनिक आते हैं। तो पहले हार्मोनिक के बाद अगला थर्ड हार्मोनिक आएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, लेकिन ए स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग, a string 1 meter long having linear mass density, a string 1 meter long having linear mass density 10 gram per meter, 10 gram per meter, राइट, जबकि हमको किसमें चाहिए होगा? kg per meter में। is sounded with a closed pipe, is sounded with a closed pipe of length 75 centimeter, is sounded with a closed pipe of length 75 centimeter, ठीक है, फुल स्टॉप वाले लिखें। when string is vibrating in first overtone, when string is vibrating in first overtone and the air in pipe in its fundamental frequency, and the air in pipe in its fundamental frequency कॉमा करके लिखें 5 beats per second, 5 beats per second are observed, 5 beats per second are observed। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, वो होगा बीट फ्रीक्वेंसी। अगली क्लास का टॉपिक ही है बीट्स, लेकिन अभी बस इतना दिमाग में रखो कि बीट फ्रीक्वेंसी जो दो सोर्स होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर, राइट, उसे हम लोग बोलेंगे बीट फ्रीक्वेंसी। जो दो सोर्स होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर, राइट। 5 बीट्स पर सेकेंड आर ऑब्जर्व्ड, फुल स्टॉप वाले लिखें। it is observed decrease the tension in string, decreases the tension in string, decreases the beat frequency, decrease the tension in string, decreases the beat frequency, decrease in tension in string decreases the beat frequency। find tension in string, find tension in string, find tension in string, और ब्रैकेट में लिख लो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 315 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 315 मीटर पर सेकेंड। सवाल पढ़ लो एक बार। ये एक रस्सी है जो कौन से फर्स्ट ओवरटोन का मतलब कौन सा हार्मोनिक? क्यों थर्ड? क्यों? रस्सी है, फिक्स्ड एट बोथ एंड है। अगर कुछ ना लिखा हो रस्सी में तो हमेशा बोथ एंड फिक्स मानेंगे। तो फर्स्ट ओवरटोन के साथ कौन सा हार्मोनिक? फर्स्ट ओवरटोन के साथ सेकंड हार्मोनिक, राइट। क्या सेकंड हार्मोनिक होगा? राइट। और ये कौन सा पाइप है? क्लोज्ड के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब कौन सा हार्मोनिक?
फर्स्ट हार्मोनिक, और इनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जिसे कहा गया बीट फ्रीक्वेंसी, वो 5 बीट पर सेकंड पाया गया। तो इसकी बताओ सेकंड फ्रीक्वेंसी F2 कितनी होगी? सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी 2V/2L होगा या नहीं? तो देखो 2 से 2 कटा, L कितना है 1, तो ये बचा रूट के अंदर T/μ, V की जगह T हमको चाहिए तो T को ऐसे रखेंगे, म्यू बताओ कितना है 10 इंटू 10 की पावर -3, तो क्या 10 की पावर -2 बचा? तो 10 की पावर -2 बचा, तो ये बताओ क्या 1/10, सॉरी नो 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 नो, तो ये 10 रूट टी आ गया। देख लो सही है, ये 10 रूट टी आ गया उसकी फ्रीक्वेंसी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, इसका फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होगी? V/4L क्लोज्ड का। इंड करेक्शन तब करेंगे जब कहा जाए, नहीं कहा गया तो नहीं करेंगे। V की वैल्यू कितनी है? ये साउंड की स्पीड है, ये साउंड वाला है, वो रस्सी वाला है। साउंड की स्पीड 315 अपॉन 4 इंटू लेंथ कितना 75/100, सही है ना? काटो जरा जल्दी से, कितना आ रहा है? 105 हर्ट्ज, 105 हर्ट्ज, राइट। अब सुनो ध्यान से इधर, अब कह रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 बीट्स। तो बताओ अब दो संभावना है इनका डिफरेंस, अब कौन बड़ा कौन छोटा नहीं पता। या तो ये होगा 10 रूट टी माइनस 105 बराबर 5, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। तो पहली संभावना ये है। दूसरी संभावना है 105 माइनस 10 रूट टी बराबर 5। अब इनमें कोई एक बात सही है, यह हमें पहचानना है। उसके लिए उन्होंने कहा डिक्रीज इन टेंशन डिक्रीजेस द बीट फ्रीक्वेंसी। अगर ये होता तो टेंशन को हम डिक्रीज करें तो ये वाली वैल्यू घटेगी, तो डिफरेंस क्या है, काहे कम हो? ये 105 है और ये अगर टेंशन घटाएंगे तो ये नंबर घटेगा। तो 105 माइनस ये मान लो 100 है, तो 105 में 100 जाएगा तभी तो 5 आएगा। तो अगर टी घटाओगे तो ये 100 से कम, तो डिफरेंस 5 से बढ़ जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला जबकि कि टेंशन घटाने पर बीट फ्रीक्वेंसी घट रही है, यानी अब बीट फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो 5 से कम आनी चाहिए। अगर ये होता तो टेंशन घटाने पर तो बीट फ्रीक्वेंसी 5 से ज्यादा आ रही है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्टेड। यानी केवल यही संभावना सही है। बोलो भाई। तो देखो टेंशन घटाओगे तो देखो ये 105 ये 5 110 रहा होगा, तो टेंशन घटाओगे तो 110 से कम आएगा, तो बीट फ्रीक्वेंसी 5 से घटेगी। तो देखो भाई ये संभावना आप लेके चलेंगे 10 रूट टी माइनस 105 बराबर 5। तो बताओ 10 रूट टी बराबर 110, ये जीरो घटा स्क्वायर कर दो, टी बराबर 121 न्यूटन। ये रहा होगा रस्सी में टेंशन। बोलो भाई। नोट करें और हेडिंग डालेंगे बीट्स, और यहां से हम लोग बातचीत नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।